स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 12 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, पोलियो सूक्ष्मजीव वायरस के कारण होने वाला रोग है। इस रोग में शरीर के मांसपेशियों तथा तंत्रिका प्रभावित होती है, जिससे लकवा जैसी स्थिति हो सकती है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत इसका टीका 5 वर्ष के शिशुओं को चरणबद्ध तरीके से दी जाती है। पोलियो के टीके को दवा की खुराक की तरह मुख से पिलाई जाती है और सभी बच्चों को पोलियो की 2 खुराकें पिलाई जाती है। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि पोलियो यानी कि भारत में इस अभियान में भारत ने WHO वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण PPI कार्यक्रम आरंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके ओपेवी की 2 खुराकें दी जाती है। यह अभियान सफल सिद्ध हुआ है और भारत में पोलियो माइलिटिस की दर में काफ़ी कमी आई है। PPI की शुरुआत ओपीवी के तहत 100% कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका लक्ष्य उन्नत सामाजिक प्रेरणा उन क्षेत्रों में मॉप ऑफ प्रचलनों की योजना बनाकर उन बच्चों तक पहुंचाना है जहां पोलियो वायरस लगभग गायब हो चुका है, और यह जनता के बीच काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। तो इसके अलावा भी आप लोग को फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि पल्स पोलियो भारत में जो पल्स पोलियो का कार्यक्रम शुरुआत कब किया गया, तो 1995 ईस्वी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2023 के एग्ज़ाम में फाइनल में पूछा गया था। सबसे पहला प्रश्न यही था। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पल्स पोलियो से संबंधित आप लोग को पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। तो इसके अलावा प्रश्न संख्या 1, अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि संक्रमण क्या होता है। तो बच्चों, सामान्यतः विषाणु के कारण पैदा संक्रमण शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। बहुत कम विषाणु जनित संक्रमणों के होने पर दर्द होता है, जैसे हर्पीज। विषाणु द्वारा उत्पन्न संक्रमणों में से खुजली या जलन होती है। जीवाणु जनित संक्रमण में किसी स्थान पर लाली, गर्मी, सूजन और दर्द होते हैं। तो जब किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति संक्रमण से पीड़ित है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 को। तो प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि लाल कूड़ेदान का उपयोग क्या है। तो लाल कूड़ेदान का उपयोग क्या होता है, इसे आमतौर पर अस्पतालों में रखा जाता है और बायोमेडिकल कचरे को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे निपटना खतरनाक होता है। और इसमें सुई, सर्जिकल चाकू, शरीर के तरल पदार्थ, सूती ड्रेसिंग, पॉपकास्ट, ऊतक, सैनिटरी नैपकिन इत्यादि शामिल होते हैं, जिनका निपटान किया जाना चाहिए और इसका निपटान सावधानी से किया जाता है। तो ये है हमारा लाल कूड़ेदान में, यानी कि उपयोग जो किया जाता है अस्पतालीय विभाग में, लाल डिब्बे में जो हमारे कचड़े रखे जाते हैं उसके बारे में है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ग्रीन डस्टबिन में क्या डाले जाते हैं। ग्रीन डस्टबिन में क्या डाले जाते हैं, तो ग्रीन डस्टबिन का क्या कार्य है, तो बता देना चाहते हैं कि हरा डस्टबिन में गीला कचरा, जिसमें रसोई का कचरा, फल के छिलके, सड़े फल, सब्जी, बचा भोजन, अंडे के छिलके आदि को डालना है। और नीला डस्टबिन में प्लास्टिक बोतलें, कागज़, कप, प्लेट, पैकेट, अखबार, डिब्बे, बॉक्स, पुराने कपड़े आदि को डालना है। तो यहाँ पे दोनों के बारे में बता दिए हैं कि अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि हरा डस्टबिन में किस कचरे को रखा जाता है, तो जितने भी गीले कचरा होते हैं सभी हरा डस्टबिन में रखे जाते हैं। इसके अलावा रसोई का कचरा, फल के छिलके, सड़े फल, सब्जी, बचा भोजन, अंडे के छिलके। और यदि आप लोग से पूछा जाए कि नीला डस्टबिन में क्या रखा जाता है, तो बोतलें आएगा, कागज़, कप, प्लेट, पैकेट, अखबार, जितने भी है सभी नीला डस्टबिन में आएगा। साथ ही बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो सभी के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो हमारा प्रश्न संख्या 4 में है, पीले डस्टबिन में क्या डाला जाता है। तो SMO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अस्पताल में रखे हरे
डस्टबिन में कूड़ा करकट व जनरल वेस्ट डालना चाहिए। इसके अलावा पीले डस्टबिन में खून से रिलेटेड वेस्ट व शरीर के कटे अंग आदि को डालना चाहिए। यानी कि पीले डस्टबिन में कौन से अवशेष को डालना चाहिए, तो खून से रिलेटेड वेस्ट या व शरीर के कटे अंग आदि को डालना चाहिए। लाल डस्टबिन में प्लास्टिक से रिलेटेड वेस्ट डाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए छोटा छोटा वर्ड में दिया गया है और सभी के बारे में बताया गया है। अभी हमने ऊपर हरा के बारे में बताए थे और यहाँ भी दिया गया है। तो ये प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी, यानी कि रिवीजन के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं नीले कूड़ेदान में कौन सा कचरा डाला जाता है। तो प्लास्टिक, कांच, पन्नी आदि का कचरा नीले कूड़ेदान में, तो भोजन, सब्जी, फल के छिलके हरे कूड़ेदान में डलवाए जाएंगे, जिससे लोगों में कोई इनमें अंतर समझ में आ सके और लोग खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद ना करें, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में प्लास्टिक, कांच आदि मिल जाता है और फिर पशु इन्हें भी खा लेते हैं। इससे क्या होता है कि पशुओं में भी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए सभी को अलग अलग डस्टबिन में रखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, जैव अपशिष्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, प्रभावी बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह संक्रामक रोगों के संचारण को रोकने में मदद करता है। चिकित्सा अपशिष्ट जैसे प्रयुक्त सुई, दूषित ड्रेसिंग और उत्तक रोग जनकों को आश्रय दे सकते हैं, जो स्वास्थ्य कर्मियों, रोगियों और आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। इसीलिए जैव अपशिष्ट का सही से निपटारा करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न को, जिसमें कह रहा है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। तो बच्चों, जैव जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स टू 2016 भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है, जिसमें पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा उत्पन्न बायोमेडिकल कचरे के संग्रह, पृथक्करण, प्रबंधन और निपटान को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत 2016 में भारत, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का एक सेट है और इसके तहत पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए इसका सही से निपटान करने के लिए किया गया है। साथ ही बच्चों, नेक्स्ट का हमारा जो प्रश्न है वो है कि अस्पताल में अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं। अस्पताल में अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अस्पताल अपशिष्ट मनुष्यों या जानवरों के निदान, उपचार या टीकाकरण या इन क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों में या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है। इनमें तीखे, ठोस अपशिष्ट, डिस्पोजेबल्स, शारीरिक अपशिष्ट, त्यागी हुई दवाइयाँ, रासायनिक अपशिष्ट आदि जैसे अपशिष्ट शामिल हो सकते हैं। तो ये हमारे सभी अस्पताल में अपशिष्ट, यानी कि जो अस्पताल में जो अपशिष्ट होते हैं उन सभी के प्रकार हैं, तो जिसमें से सभी यहाँ पे दिया गया है, जैसे तीखे, ठोस अपशिष्ट, डिस्पोजेबल, शारीरिक अपशिष्ट, त्यागी हुई दवाइयाँ और रासायनिक अपशिष्ट। तो ये सभी क्या है, हमारे अस्पताल के अपशिष्ट के प्रकार हैं। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अस्पताल में इससे संबंधित प्रश्न आप लोग को पूछा जा सकता है कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का निपटारा किस प्रकार किया जाता है। तो जैव चिकित्सकीय का निपटारा आने के काफ़ी, जैसे मान लिया जाए कि अगर यदि अस्पतालीय विभाग में पशु पक्षियों से लेकर मानव शरीर का इलाज के दौरान जो भी अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तो उसको क्या भस्मीकरण किया जाता है और भस्मीकरण के जरिए क्या होता है, काफ़ी, यानी कि काफ़ी सहायक होता है और इससे हमारा जो पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है वो बहुत कम फैलता है। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अस्पताल में ओपीडी विभाग की क्या भूमिका है। तो ओपीडी को उन रोगियों के निदान, नैदानिक परीक्षण और छोटी शल्य चिकित्सा सेवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। ओपीडी में स्त्री रोग, हड्डी रोग, सामान्य चिकित्सा जैसे विभिन्न विभागों के डॉक्टर उपलब्ध हैं। तो ओपीडी के तहत में हमारा क्या क्या आ जाता है, ओपीडी में स्त्री रोग, हड्डी रोग, सामान्य चिकित्सा जैसे विभिन्न विभागों के डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, जो रोगियों के नैदानिक और निदान करने में काफ़ी सहायक होते हैं। तो ये भी हमारा फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं और आप लोग लगन से पढ़िए। समय बहुत कम है, समय रहते हुए भी आप लोग सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करके जाएं और
एग्जामिनेशन में जाने से पहले वीडियो को ज़रूर देखें। यह वीडियो हो सकता है आप लोग के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो हमारा कह रहा है कि ओपीडी का क्या कार्य क्या है। तो ओपीडी सेवाओं के कार्य निवारक, नैदानिक, उपचारात्मक और पुनर्वासात्मक है। बाह्य रोगी विभाग अस्पताल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें समुदाय का एक बड़ा वर्ग दौरा करता है। जिसे तो ये इस प्रकार का, यानी कि जो हमारा ओपीडी का जो कार्य होता है वो क्या होता है, निवारक, नैदानिक, उपचारात्मक और पुनर्वासात्मक है। ये पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ये ओपीडी का प्रमुख कार्य है। अब हम प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फिजियोथेरेपी कितने प्रकार की होती है। फाइनल एग्जाम का सबसे बेस्ट प्रश्न है ये, और फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की बहुत 100% संभावनाएं बनती है। तो फिजियोथेरेपी के प्रकार, इस प्रकार की फिजियोथेरेपी हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों और संयोजी ऊतक सहित मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर केंद्रित है। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट अक्सर उन रोगियों के साथ काम करते हैं जिन्हें खेल, चोटें, फ्रैक्चर, गांठिया और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को प्रभावित करने वाली अन्य स्थितियां होती है। अर्थात फिजियोथेरेपी जो है यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रकार के जो जोड़ों में मांसपेशियों और संयोजी ऊतक, ये सभी फिजियोथेरेपी के प्रकार हैं। अब हम आगे प्रश्नों के बारे में देखेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट का उद्देश्य क्या है। तो फिजियोथेरेपिस्ट जीवन के सभी चरणों में लोगों को चोट से उबारने, दर्द और जकड़न को कम करने, गतिशीलता और गतिविधियों को बढ़ाने और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई को शामिल करते हुए कार्य और जीवन की गुणवत्ता को अधिकतम करने में सहायता करते हैं। तो बच्चों, फिजियोथेरेपी जब हम माने कि रनिंग करते हैं, जब हम दौड़ते हैं और अचानक हमारे पाँव में जब अनचाहे दर्द उत्पन्न होती है, यानी कि मोच उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में जब हमारा पाँव सही से कार्य करना बंद कर देता है और दर्द काफ़ी असहनीय दर्द होता है, तब हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं और उस दौरान वे हमारे हमारे पैर का इलाज करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी कहते हैं। और ये फाइनल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न, और आशा करते हैं कि इस बार भी पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती है। तो इस तरह से हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज उसको कवर किए हैं, और साथ ही आप लोग को इसके अलावा भी बता देना चाहते हैं कि जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न में पूछे जाने की संभावना है, उससे आप लोग का विषाणु से प्रश्न पूछा जाएगा कि विषाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है। विषाणु से आप लोग नोट करते चल जाइएगा, विषाणु से होने वाली बीमारी इसको नोट कर लीजिएगा। कवक से फैलने वाला बीमारी, जैसे आप लोग को बता दें कि त्वचा संबंधी बीमारी कवक में आता है। इसके अलावा दाद भी आता है, और विषाणु से फैलने वाली बीमारी में आप लोग को पता ही है तापेदिक वगैरह सब आता है। और साथ ही इसके अलावा आप लोग को पूछा जा सकता है कि वायरस से फैलने वाला बीमारी क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस वगैरह सब आता है वायरस से फैलने वाले बीमारी के तहत में। इसके अलावा आप लोग से पूछा जाता है कि जा सकता है कि गांठिया रोग संबंधित है। गांठिया रोग संबंधित है, तो गांठिया रोग किससे संबंधित है, तो ये जोड़ों से संबंधित है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग से पूछा जा सकता है कि सबलिंगुअल जो दवा होता है, सबलिंगुअल दवा, सबलिंगुअल, इसको नोट कर लीजिए। सबलिंगुअल दवा कहाँ दी जाती है, तो ये दी जाती है जीभ के नीचे दी जाती है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, जीभ के नीचे सबलिंगुअल दवा दी जाती है। इसके अलावा आप लोग से बीसीजी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो बेसिलस क्लैमेट ग्वेरिन इसका पूरा नाम होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा डिप्टी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटनेस इसका पूरा नाम होता है। साथ ही ओपीडी का फुल फॉर्म भी आप लोग से पूछा जा सकता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के से संबंधित जो बीमारी होते हैं उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे आप लोग को अभी बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग से पूछा जाए कि विटामिन ए से किस प्रकार की बीमारी होती है, तो रतौंधी होती है, यानी कि उसकी कमी से रतौंधी होती है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर यदि आप लोग से पूछा जाए कि विटामिन बी से कौन सा बीमारी होता है, तो बी से क्या होता है, बेरी होता है। बी से बेरी होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। सभी ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। इसके अलावा विटामिन सी से तो स्कर्वी होता है, विटामिन डी से क्या होता है, रिकेटस होता है, और विटामिन के तो रक्त का थक्का बनना।
तो ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर यदि पूछा जाए आप लोग से कि सामान्य मनुष्य की पल्स की दर कितना होता है, सामान्य सामान्य मनुष्य की पल्स दर पूछा जा सकता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पल्स का दर कितना होता है, 60 से, आप लोग इसको नोट करिएगा, 60 से 100 होता है। और अडल्ट में अगर यदि पूछा जाए तो उसमें होता है 60 से 90 होता है। एडल्ट में कितना होता है, 60 से 90 होता है। साथ ही आप लोग से पूछा जा सकता है कि स्वच्छता के लिए हाथों की सफाई का दर कितना है, तो 20 से 30 सेकेंड हाथों की सफाई करनी चाहिए हमें। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 20 से 30 सेकंड तक हमें हाथों की सफाई करनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग से पूछा जा सकता है कि डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय कहाँ है, डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय, तो डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिनेवा में डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय है। डब्ल्यू एच ओ की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो डब्ल्यू एच ओ की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई है, आप लोग इसको नोट करिएगा। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि WHO में कितने देश शामिल है, ये भी आप लोग से पूछा जा सकता है। तो जितने भी संबंधित है प्रश्न बन सकते हैं, आप लोग की संभावनाएं पूछा जा सकता है। इसके अलावा रक्त किस प्रकार के उत्तक है, तो तरल रक्त जो है वो संयोजी उत्तक के अंतर्गत में आता है। साथ ही आप लोग इसको भी पढ़ के जाइएगा कि जैव अपशिष्ट निपटारा किस प्रकार से किया जाना चाहिए, और प्रलेखन क्या है, प्रबंधन क्या है। इसके अलावा शारीरिक आकलन क्या है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। शारीरिक आकलन किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। संक्रमण विसंक्रमण, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, वैसे हम ऊपर के प्रश्नों में बता दिए हैं। तो बच्चों ये हमारा रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में भी हम जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उसको भी आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।